हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हमने हमारी बीएससी केमिस्ट्री की सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और होप आपने वो लेक्चर देखा भी होगा। तो आज हम बात करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 पे, जिसका टॉपिक बनने वाला है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ओके, तो देखो, लास्ट का जो लेक्चर था उस पर मैंने इस सीरीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऑलरेडी आपके साथ बताई हुई हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये चीज भी बोला था कि इस यूनिट के सारे टॉपिक्स मैंने आपके लिए यहाँ पर को ऐड किए हुए हैं, और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको लेक्चर के साथ साथ बताते रहूंगी। तो अभी तक हमारा कर्व्ड एरो नोटेशन का ये टॉपिक कवर हुआ है, जो कि अगेन मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसके साथ के जो दो टॉपिक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एंड हाफ एडेड एंड डबल एडेड एरो, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनता, तो हमने इसे इसी टॉपिक के अंदर इंक्लूड किया हुआ है और इंक्लूड ही होता है। ओके, दूसरी चीज जो हमारा आज का टॉपिक है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है और हमेशा शॉर्ट में इस पे क्वेश्चन आपका बनता है। ओके, तो ये जो टॉपिक है आपने अच्छे से पढ़ना है, और पहले ही आपको ये चीज बोल रही हूँ, जो भी मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है इसको आप एज इट इज लिखिएगा, आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा। आप एक प्रॉपर फॉर्मेट पे अगर आप आंसर करते हैं तो आपका बिल्कुल मार्क्स कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। ओके, तो आपने इसी तरीके से लिखना है। आप हिंदी मीडियम वाले हैं, आप हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं, तो आप हिंदी पे लिखिएगा। नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। रिएक्शंस में आपको बीचों बीच में कराते रहूंगी, और इसका पूरा स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ये चीज आपको पता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। ओके, तो देखो, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट आप 5 मिनट में समझ जाएंगे, एंड देन फिर हमने सीधे सीधे थ्योरी पढ़नी है। ओके, देखो, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, तो मतलब इसका मतलब टॉपिक से हम समझ गए कि हमने क्या करना है, बॉन्ड का फिजन करना है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है। ओके, तो सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आप यहाँ पर को यूज करते हैं, क्योंकि बॉन्ड तो हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, हमारे पास अलग अलग टाइप के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो कौन से बॉन्ड के फिजन की बात, कौन से बॉन्ड के ब्रेकडाउन की बात हम यहाँ पे करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि भाई दो टाइप के बॉन्ड की ब्रेकडाउन तो होती है, लेकिन दो तरीके से होती है, इधर होमोलिटिक होती है, इधर हेटेरोलिटिक होती है। क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। तो समझाने के लिए कुछ टर्म्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप उसे समझ जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखो ना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो ना, जैसे ऊपर अभी हमने बोला कि हमने दो टाइप के क्लीवेज पढ़ना है, बॉन्ड के क्लीवेज पढ़ना है। तो कौन सा बॉन्ड वहां पे हम क्लीव करते हैं वो हमेशा कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। हम आयनिक बॉन्ड की क्लीवेज की बात नहीं करते, किसी दूसरे बॉन्ड की क्लीवेज की बात हमने यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ पे जो हम बॉन्ड प्रेफर करने वाले हैं, जिसके बारे में हम क्लीवेज के, जिसका क्लीवेज हमने पढ़ना है, वो बॉन्ड हमारा कौन सा है, वो हमारा है कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। देखो, सबको पता है भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को ही हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक एटम है एक्स और एक दूसरा एटम है वाई। इस एक्स के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, वाई के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब मैंने आपको ये बहुत बार पुराने लेक्चर्स पे भी बताया है, और मैंने कल के लेक्चर पे भी बताया था। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी भी आपको दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके दो चीजों का फॉर्मेशन करते हैं। आइदर दो इलेक्ट्रॉन मिलके किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, आइदर दो इलेक्ट्रॉन मिलके किसी नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन कभी भी मिलेंगे तो या बॉन्ड बनाएंगे या नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। वो ही चीज यहाँ पे भी हुई। एक्स के पास भी एक अपना इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन एक्स का है, ये इलेक्ट्रॉन वाई का है। इन्होंने बोला भाई इन दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, दोनों ही ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को मिलाया, और दो इलेक्ट्रॉन ने मिलकर यहाँ पे क्या बनाया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो तभी हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने बोला कि यहाँ पे आपका क्या बना, एक बॉन्ड बना। क्यों बना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन थे और दो इलेक्ट्रॉन ने मिलकर क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। और क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स का था, लेकिन दूसरा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर ही तो बॉन्ड बनाएंगे, तो एक इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक शेयरिंग एक्स से हुई, एक शेयरिंग किससे हुई, वाई से हुई। इस वजह से इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। आसान है। दूसरा टर्म आप मुझे बताइए, वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है आपको पता होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक टाइप की टेंडेंसी होती है, आप बोल सकते हो, जिसमें आपका कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब देखो, आपको मैं इसी से समझा देती हूँ। देखो, मैंने बोला एक्स और वाई ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन रखे सेंटर पे, और दोनों ने
फॉर्मेशन कर दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो X है ये बहुत ज्यादा चालाक है, क्योंकि इसके पास अच्छी खासी नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब इसके पास वो प्रॉपर्टी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि आकर्षित कर सकता है। लेकिन Y के पास ये टेंडेंसी नहीं है, तो होगा क्या, होगा ये कि जो ये इलेक्ट्रॉन मैंने सेंटर पे दिखाए हुए थे, बिकॉज ये X और Y दोनों के कंट्रीब्यूशन से, दोनों के शेयरिंग से बीच में आए हुए थे, यहाँ पे X का आया था, यहाँ पे Y का आया था। लेकिन इनके पास तो ऐसी पावर है ना, ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने की वजह से हुआ क्या, अट्रैक्ट करने की वजह से हुआ ये कि ये जो बॉन्ड है, अगर आप इसे एक्चुअल में देखना चाहेंगे तो ये बॉन्ड आपको ऐसा दिखेगा, ये X है, ये आपका Y है, ये इनके बीच में लगा हुआ बॉन्ड है। अब बॉन्ड तो आपको नॉर्मली दिखेगा, लेकिन इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर पे ना रहने के बजाय वो X के नियर बाई आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को किसने खींच लिया, किसने अट्रैक्ट कर लिया, किसने आकर्षित कर लिया, X ने। क्यों? क्योंकि X के पास पावर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो पूरी वीडियो बनाई हुई मेरी डिलीट हो गई, मैं वापस से अभी पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखो ना, हमारा जो लास्ट टर्म बचता है वो है होमो एंड हेट्रो। अगर आप ये टर्म यहाँ पे समझ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट यहीं पे कवर हो जाएगा, एंड देन इसके बाद सिर्फ थ्योरी बचेगी। ओके, तो देखो होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है आपका सेम, यहाँ पे आप इसे इक्वल भी बोल सकते हैं। हेट्रो मतलब होता है हमारा डिफरेंट, और यहाँ पे आप इसे अनइक्वल भी बोल सकते हैं। अब ये इक्वल और अनइक्वल किस चीज के इक्वल एंड अनइक्वल की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बॉन्ड क्लीवेज की, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि बॉन्ड क्लीवेज हमने एक बार करना है, एक बार होमो से करना है यानी कि इक्वली करना है, एक बार क्लीवेज हमने कैसे करनी है, अनइक्वली करनी है। अब बॉन्ड की क्लीवेज इक्वली और अनइक्वली का क्या मतलब है, देखो भाई हमारे जो बॉन्ड है, जैसे मैंने बोला X और Y ने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिए, ये X ने दिया, ये Y ने दिया, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इन्होंने बनाया बॉन्ड। अब मैं चाहती हूँ कि इन्होंने जो बॉन्ड बनाया है इसे मैं यहाँ से क्लीव करूं, यानी कि तोड़ दूं। अब ये दो तरीके से टूट सकता है, आइदर इक्वली मैं इसे तोड़ू, इक्वली मतलब बॉन्ड के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इक्वली तोड़ना मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन है उसी को वापस से दे देना। X का इलेक्ट्रॉन मैं X को दे दूंगी, Y का इलेक्ट्रॉन मैं Y को दे दूंगी, तो इसे हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं बॉन्ड को तोड़ूं तो सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करने के बजाय अनइक्वली शेयर कर दूं, डिफरेंट तरीके से शेयर कर दूं, तो ये जो क्लीवेज होगी ये भी क्लीवेज ही होगी, लेकिन ये होगी हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो मैंने आपको इस एग्जांपल से बताती हूँ, इसे हम केस 1 और इसे हम केस 2 कह देते हैं। ओके, तो केस 1 में मैंने बोला था X और Y जो दो मेरे एटम हैं, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। लेकिन पहले वाले केस में मैंने बोला कि जो हमारा X एटम है और जो Y एटम है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में पहले इनिशियली प्रेजेंट है, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो इक्वल है। X की भी अगर X है तो Y की भी क्या है, X है, यानी कि दोनों की पावर बराबर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचेगा, इलेक्ट्रॉन आपके सेंटर पर रहेगा। तो इस केस में अगर मैं बॉन्ड को बीच से क्लीव करती हूँ तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली आपके दोनों एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करने के लिए जो हम एरो यूज करते हैं वो होता है कर्व एरो, और अगर मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रही हूँ तो मैं इसे ऐसे दिखाऊंगी जिसे हम बोलते हैं फिश हुक एरो। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखा रही हूँ तो मैं इसे कंप्लीट एरो से शो करूंगी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरे सेंटर पे हैं तो मैं इस बॉन्ड को जब तोड़ूंगी तो X का इलेक्ट्रॉन X लेके जाएगा, Y का इलेक्ट्रॉन Y लेके जाएगा। अब क्योंकि मैं X के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डाल रही हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कर्व एरो से दिखाऊंगी, लेकिन ये फिश हुक एरो या फिर आप हाफ एरो से आप इसे इंडिकेट करेंगे, जो कि कुछ इस टाइप से होगा। Y के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिसे मैं फिश हुक एरो से दिखाऊंगी, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि इस टाइप की क्लीवेज को ही हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि मैंने बॉन्ड का लाइसिस किया, बॉन्ड का क्लीवेज किया, लेकिन इक्वली किया, जिसकी वजह से X का इलेक्ट्रॉन X को मिला और Y का इलेक्ट्रॉन Y को मिला। इसी को हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ओके, अभी यहाँ जिस कॉन्सेप्ट समझो, थ्योरी, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स, वो मैं आपको थ्योरी के साथ समझाऊंगी, अभी जिस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, इतनी चीज हुई। अब अगर मैं आपसे एक कंडीशन ये दूं, केस सेकंड वाली कंडीशन दो, इसमें मैंने बोला कि जो X है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो पहले सेंटर पे थे उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो ज्यादा है,
और y की कम है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर x है और इसके पास कितनी है y है, और x आपका ज्यादा है y से। ऐसा भी नहीं समझते हैं तो आप सिंपल इतना समझो कि x आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और ये नहीं खींचता। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इनिशियली सेंटर पे थे अब वो किसकी ओर अट्रैक्ट हो चुके हैं, x की ओर, अपनी ओर x की ओर क्या हो चुके हैं, अट्रैक्ट हो चुके हैं। अब अगर आप इस कंडीशन में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके पास चले जाएंगे, x के पास चले जाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही किसके पास चले गए हैं, x के पास, क्योंकि x के पास वो पावर है कि वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। तो x का इलेक्ट्रॉन तो x ले गया, लेकिन y का इलेक्ट्रॉन भी कौन ले गया, x ले गया, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को मैंने कर्व एरो से तो दिखाया, बट क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन x ले गया तो मैं इसे अब हाफ एरो से ना दिखा के फुल एरो से इंडिकेट करूंगी। ओके, और y के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो y के ऊपर एरो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एरो तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाता है ना, तो y के ऊपर तो कोई एरो लगेगा ही नहीं, क्योंकि y के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ। ये चीजें बेसिक ध्यान में रखना, इसी से नंबर्स आपकी कटते हैं अगर आप गलत एरो वगैरह बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक एरो लगेगा जो लगेगा x के ऊपर, जो कि हमें ये दिखाएगा कि x ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और y के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, अब अभी एक और चीज सुनेगा, अभी जैसे मैंने ऊपर बोला कि दो इलेक्ट्रॉन जब भी मिलते हैं वो आइदर बॉन्ड बनाते हैं और या फिर क्या बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे x ने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये क्या बॉन्ड बनाएगा, अकेले किसके साथ बॉन्ड बनाए, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि x के ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज और y के ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा, इसका रीजन भी देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगा क्योंकि y के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, ओके, लेकिन अब इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, x ले गया। अब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी, और अगर इसकी नेगेटिविटी ले गई तो अब इसके ऊपर क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिविटी तो बची, तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस टाइप के क्लीवेज को हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जहां पे जब बॉन्ड को क्लीव करते हैं तो बॉन्ड इक्वली ना क्लीव होके अनइक्वली क्लीव होता है, और जब बॉन्ड अनइक्वली क्लीव होता है तो हमारे दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो एक बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुए थे वो एक सिंगल एटम के ऊपर चले जाते हैं। ओके, और ये क्यों जाते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तो जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर बैठ जाते हैं। अभी इतना डीप नहीं भी जाते हैं तो आप जस्ट इतना समझो, होमो के केस में इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होते हैं, हेट्रो के केस में इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर होते हैं, इसी को हम होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। होप ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। ओके, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बोल रही हूँ, ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज ये, आपको क्या करना है, ये चीज एग्जाम्पल में ऐड करनी है सेम इसी तरीके से, और याद रखना कि एरो आपने प्रॉपरली यूज करना है। होमो के केस में आप सिंगल एरो का यूज करेंगे, हाफ एडेड एरो का यूज करेंगे, और हेट्रो के केस में एक ही एरो यूज होगा, वो भी कैसा होगा, डबल होगा। ओके, दूसरी चीज ये जो हमारे प्रोडक्ट बने, यानी कि जब हमने क्लीवेज की तो हमको क्या मिले, देखो जब भी हमने होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं तो हमको ऐसी स्पीसीज मिलती है जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होती है, और ऐसे स्पीसीज को हम क्या नाम देते हैं, फ्री रेडिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, यानी कि किसी भी स्पीसीज के ऊपर एक्स वाई जेड कोई भी स्पीसीज है जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये डॉट के इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी स्पीसीज के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। और ये चीज आप ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं तो हमको हमेशा एज अ प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स ही मिलते हैं। डन हुआ। दूसरी चीज, अगर हम लोग हेटेरोलिटिक क्लीवेज करते हैं तो हमको हमेशा चार्ज स्पीसीज मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं आयन। किसी भी स्पीसीज के ऊपर चार्ज लग जाए, चाहे पॉजिटिव लग जाए चाहे नेगेटिव लग जाए, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आयंस। जनरली नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज को हम बोलते हैं एनायन, और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, केटायन। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी हम हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं तो हेटेरो के केस में हमको क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं, केटायन और एनायन, और होमो के केस में हमको क्या मिलते हैं, रेडिकल्स मिलते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब हमने ये चीज समझ लिया कि होमो क्या होता है, हेटेरो क्या होता है। होमो के केस में रेडिकल मिलेंगे, हेटेरो के केस में आयन मिलेगा। अब बात आती है क्वेश्चन की कि ये कि अगर एक एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड था, ये बॉन्ड होमो से टूटेगा या फिर हेटेरो से टूटेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, भाई तोड़ तो लेंगे हम, होमो है तो इससे हम रेडिकल बना लेंगे, हेटेरो है तो इससे हम आयन बना लेंगे। बट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई होमोलिटिक क्लीवेज कराएं या हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराएं,
ये हमें कैसे पता चलेगा? अब देखो इसके लिए बहुत सारी चीजें मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हम इसे थ्योरी के साथ लेते हुए चलते हैं। अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि होमो क्या होता है, हेट्रो क्या होता है, मैंने पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कवर करते हुए आपको बताया। अब मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाती हूँ इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और पहले ही बोल रही हूँ, जिस तरीके से मैंने आंसर्स आपके सामने रखी है, जिस तरीके से पीपीटी मैंने आपके सामने रखी है, इसी तरीके से आपने एग्जाम में अपना आंसर रखना है, 1 मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करते चलते हैं। ओके, देखिए अब आपको थ्योरी पे क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या आती है, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, देन रिप्रेजेंटेशन आएगा, देन इनकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी जो मैंने नीचे डिफाइन की थी वो भी, और कुछ एक्स्ट्रा भी है, एंड देन लास्टली है फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को अफेक्ट कर सकते हैं। 4 फैक्टर्स हमने यहाँ पे कंसीडर करने हैं। ओके, देन सेम चीज हम लोग हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए भी करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, एंड देन लास्टली इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्हें अफेक्ट करेगा। बाकी बीच में जितनी भी रिएक्शंस वगैरह ऐड करनी होंगी, एग्जांपल्स डालने होंगे, वो ऑलरेडी डले भी हैं, बाकी मैं भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी। ओके, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले बात आती है कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, तो पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ। तो सबसे पहले लिखा है कि इन होमोलिटिक क्लीवेज एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इवनली, मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि बॉन्ड हमेशा हमारा कोवेलेंट होगा, और वो यहाँ पे कैसे ब्रेक करेगा, इवनली। इवनली मतलब इक्वली, क्योंकि होमो ही किसका, होमो का मतलब ही क्या होता है, इक्वली, मतलब हमारा बॉन्ड जो है वो इक्वली ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली क्या होंगे, शेयर होंगे। तो वही चीज यहाँ पे आगे लिखी है, ये बोल रहा है इन विच द ईच बॉन्डेड एटम मतलब जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, जैसे एक्स एंड वाई ने बॉन्ड बनाया था, तो इनको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डेड एटम। तो ये बोल रहे जिसमें क्या होता है, जो हमारे दोनों बॉन्डेड एटम होते हैं वो क्या करते हैं, टेक अवे 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेयर्ड पेयर। वो क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर से, मतलब इस बॉन्ड से जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से इक्वली क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को, एक एक इलेक्ट्रॉन को उठा के चल ले जाते हैं। तो x अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और y अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा, x के पास एक इलेक्ट्रॉन है, y के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, यानी कि जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, एट द एंड फ्री रेडिकल एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो पूरी जो प्रोसेस है उसको इसने बाय डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी चीज, अब हिंदी वाले से हिंदी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन, आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो देखो रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, ऊपर जैसे मैंने एक्स वाई बोला था, इन्होंने ए बी बोल दिया है। ये बोल रहा है ए एंड बी हमारी 2 स्पीसीज हैं जिन्हें हम बॉन्डेड एटम कहेंगे, इन्होंने एक बॉन्ड क्रिएट किया है। क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का। अब क्योंकि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हमने कंसीडर करनी है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और बी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे जो मैंने एरो बनाए हैं, सेम ऐसे ही एरो आपने एग्जाम में बनाने हैं। एरो वगैरह से आपके बहुत मार्क्स करते हैं, छोटी छोटी चीजों से। अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा एरो बना देंगे तो पूरी बात गलत हो गई। तो ये एरो क्या दिखा रहा है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ए ले गया, एक इलेक्ट्रॉन बी ले गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ी तो एज अ प्रोडक्ट आपको एक फ्री रेडिकल मिला और एक बी फ्री रेडिकल देखने को मिला। ओके, अब ये फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज, क्यों यहाँ पर को होमोई बॉन्ड क्लीवेज हुआ, हेटेरो क्यों नहीं हुआ, ये हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। तो एंटर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमको क्या बोलती है, ये बोल रहा है इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, इन दिस टाइप मतलब इस होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, ईच बॉन्डेड एटम रिटेन 1 इलेक्ट्रॉन। हमने भी पढ़ा कि दोनों जो बॉन्डेड एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मिंग अ फ्री रेडिकल। किसका फॉर्मेशन करते हैं, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉमन फॉर द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप के होते हैं भाई, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है मैं बताती हूँ, देखो बहुत आसान है। ये बोलो हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं ना, 1 मिनट, हमारे जो बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर बॉन्ड, एक होता है आपका नॉन पोलर। मे भी आप लोगों को ये पहले से पता होगा बट मैं आपको फिर भी यहाँ पे समराइज कर देती हूँ। देखो पोलर मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब ही सिंपली होता है पोल। ओके, और पोल का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं मैग्नेट में पोल होता है। पोल मतलब एक पॉजिटिव पोल, एक आपका नेगेटिव पोल। तो मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे बॉन्ड, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पोल जनरेट होते हैं, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव बनती है, ऐसे ही बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। और जहां पे ही ऐसे कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड नहीं बनती है तो उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड।
इसको एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा देती हूँ यहीं पे। देखो मैं यहाँ पे आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। हम दो बॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं, दो कोवेलेंट बॉन्ड। पहला जो बॉन्ड है वो कार्बन एंड कार्बन के बीच में है, दूसरा जो बॉन्ड है वो कार्बन और हेलोजन के बीच में है। अब हेलोजन्स क्या होता है? देखो हेलोजन आपकी एक पूरी पीरियोडिक टेबल में एक फैमिली होती है जिसे हम हेलोजन्स कहते हैं। कौन सी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जो फैमिली होती है इनको हम क्या बोलते हैं? हेलोजन। और इनको इंडिकेट किया जाता है बाय द सिंबल एक्स। ओके, तो मैंने यहाँ पर को एक्स कंसीडर कर दिया, यहाँ पे आप कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। अब मैंने हेलोजन ये क्यों लिया? क्योंकि देखो ना हेलोजन्स की ना एक खासियत होती है, वो ये कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो इन्हीं हेलोजन्स में होती है। तो मैंने यहाँ पर कोई एक हेलोजन को कंसीडर किया, कोई भी एक्स आप यहाँ पर को उसे मान सकते हैं। ठीक है, अब मैं पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड को एक्सप्लेन करूँ तो देखो हुआ क्या। पहला वाला भी मेरा कोवेलेंट बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पे भी जो बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। एक इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाया। इलेक्ट्रॉन आपके इनिशियली सेंटर पे प्रेजेंट है। दूसरा भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरे में भी एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक इस हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों आपके इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन इनिशियली सेंटर पे है। अब दूसरे पावर क्या आती है इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखो ये जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जितनी टेंडेंसी होगी, जितनी पावर होगी, उतनी ही इस कार्बन के पास भी होगी, क्योंकि दोनों ही कार्बन है। जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं दोनों का अट्रैक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा? इस बॉन्ड में सेंटर पे ही प्रेजेंट होगा। लेकिन दूसरे वाले केस की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका कार्बन और ये है हेलोजन। क्योंकि हेलोजन्स के पास ज्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन पहले सेंटर में प्रेजेंट होने वाले थे अब वो किसकी ओर चले जाएंगे? एक्स के पास चले जाएंगे। अब जाएंगे तो क्या होगा? ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी। अब देखो जाएंगे तो होगा क्या, ये जो एक्स है ना इसको अपनी सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि दो पहले नेगेटिव चार्ज जो थे वो पहले सेंटर में प्रेजेंट था। ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले सेंटर पे, तो नेगेटिविटी आपकी बैलेंस थी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्स के नियर बाई चले गए हैं तो अब एक्स के पास नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी ना। और जब ये चीज हम फील करते हैं ना कि एक्स को फील होगा कि भाई उसके पास नेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके नियर बाई है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से जिसे हम बोलते हैं पार्शियल। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को फील कर रहा है अपने आसपास, इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिविटी है उसे ज्यादा फील कर रहा है। और कार्बन के अगर मैं बोलूं तो कार्बन फील करेगा कि इसके पास जो नेगेटिविटी थी, इसके आसपास यहाँ पे जो नेगेटिविटी थी वो कम हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो गए? एक्स की ओर। तो इसको क्या फील होगा? पार्शियली चार्ज किसका आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसको फील होगा कि अब इसके ऊपर पॉजिटिविटी है क्योंकि इसका नेगेटिविटी तो आपका एक्स ले गया। तो आप मुझे बताइए दोनों ही आपके कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस बॉन्ड में कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हुआ, कोई भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर को जनरेट नहीं हुआ। लेकिन दूसरे वाले केस में हुआ। तो ये ही होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। दोनों ही आपके देखो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आप बोल सकते हो आपके एटम्स के ऊपर पोल्स जनरेट हो जाते हैं, चार्ज जनरेट हो जाते हैं। ऐसे बॉन्ड को ही हम पोलर बोलते हैं, और जहां पे चार्ज जनरेट नहीं होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? अब ये चीज इन्होंने बोल रखी है कि जब भी हम होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं तो ये हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड में होता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपका बॉन्ड पोलर हो जाता, देखो अगर आपका बॉन्ड पोलर हो जाता तो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे अट्रैक्ट होते, तो जब आप बॉन्ड तोड़ते तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक्स ले जाता, कार्बन के पास तो बचता ही नहीं, कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता। और हमने पढ़ा है कि जब ये कैटायंस बनते हैं, कैटायन एनायंस बनते हैं, आयंस बनते हैं, तो ऐसी क्लीवेज तो हेट्रोलिटिक होती है। तो ये चीज आप यहीं पे पढ़ लीजिए कि जब भी हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो हमारा बॉन्ड कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पोल्स नहीं है, तभी हमारे इलेक्ट्रॉन सेंटर पे हैं, तभी इलेक्ट्रॉन हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये आपके अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपके एक ही पोल पे चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉन्ड में पोल जनरेट हुआ। तो तब हम बोलते हैं कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज हमेशा पोलर बॉन्ड पे होती है और होमोलिटिक क्लीवेज हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड पे होती है। तो वही चीज इसने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में ऐड की हुई है। ओके, तो ये चीज समझ गए होगे आप कि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए जब भी हम किसी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की बात करें। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिक्वायर हाई एनर्जी लाइक हीट एंड यूवी लाइट। अब देखो जैसे मैंने बोला कि आपको पता कैसे चलेगा कि क्लीवेज आपने होमोलिटिक कराने है या हेट्रोलिटिक। तो पहली चीज तो हम ये समझे कि अगर किसी भी बॉन्ड में, जो बॉन्ड हमारा है जहां पे क्लीवेज करानी है, वहां पे अगर आपको पोल्स नहीं मिल रहा है,
कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आपकी होमोलिटिक क्लीवेज होने की पॉसिबिलिटी है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ, लेकिन श्योरिटी हमको तब मिलेगी अगर कोई रिएक्शन में, आपकी कोई रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इससे आपने प्रोडक्ट बनाना है। अब रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो कोई ना कोई बॉन्ड आप तोड़ोगे, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना है उसकी कंफर्मेशन कहाँ से होगी? जब आप रिएक्शन कंडीशन को, रिएक्शन कंडीशन मतलब किसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं उसे आप देखोगे। अगर किसी रिएक्शन में जो मीडियम है वहां पे आपको कोई यूवी लाइट, कोई रेडिएशन, कोई सनलाइट, या फिर आप बोल सकते हो कोई हीट, या फिर आप बोल सकते हो फोटोन, ऐसी चीजें गिवन है, रेडिएशन, हीट, लाइट, ऐसी चीजें गिवन है, तो उस टाइम पे श्योरिटी हो जाती है कि इस कंपाउंड में जो क्लीवेज होगी वो कैसी होगी, होमोलिटिक क्लीवेज ही होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है, ये चीज आपको याद भी रखनी है कि किसी भी रिएक्शन में कभी भी आप कोई भी रिएक्शन करें, वहां अगर हीट, रेडिएशन, लाइट वगैरह दिया होगा तो समझ लेना वहां पे जो आप बॉन्ड को तोड़ोगे वो कैसे तोड़ोगे, होमोलिटिकली ही तोड़ोगे। इतनी चीज क्लियर है। लास्ट चीज ये बोल रहा है फ्री रेडिकल्स आर द हाईली रिएक्टिव। हमने पढ़ा है कि होमोलिटिक में हमेशा हमको फ्री रेडिकल्स एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये बोल रहे हैं जो ये फ्री रेडिकल होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके पीछे का रीजन भी मैं बताती हूँ और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इनकी रिएक्टिविटी कंट्रोल होती है। देखो रेडिकल्स हमको मिले ये तो ठीक है, अब ये रिएक्टिव क्यों होते हैं अब आप खुद ही बताइए। अगर ए है, इसके पास देखो पहले ए था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, बी था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाया। अब हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते भी हैं कि बॉन्ड हम क्यों बनाते हैं, बॉन्ड हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी रिएक्टिविटी कम हो जाए और हम स्टेबल हो जाए, मतलब एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। कोई भी अब ए है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करे, ये चाहेगा कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे मिले और मिलके क्या बनाए, एक फाइनल एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम करें। तो ये क्या होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होना मतलब ये रेडी है कि कोई इनके साथ रिएक्ट करे और कुछ ना कुछ बनाए, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी है, ये चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन किसी से मिले और कुछ ना कुछ बनाए। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से ये कभी भी आप देखेंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, कभी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखेंगे जिसमें हम बोलेंगे कि कोई प्रोडक्ट है और उसमें रेडिकल है। कोई भी प्रोडक्ट आपका रेडिकल कैरी नहीं करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिला है मतलब वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट कर रही है तो भाई वो स्टेबल होनी चाहिए ना, ऐसा जो किया है कि वो रिएक्टिव होगी। समझ में आ रहा? तो जो भी रेडिकल्स होते हैं ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते, कम से कम 3 सेकंड के लिए आएंगे फिर खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये किसी से रिएक्ट कर जाएंगे और कुछ नई चीज बना लेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये इनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अगली चीज क्या है, अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस होमोलिटिक क्लीवेज को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो देखो 4 है, बहुत आसानी से बनेंगे। सबसे पहले है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब भाई ये तो हम देखते ही बोल सकते हैं कि अगर कोई जो बॉन्ड है वो वीक है, मतलब आसानी से तोड़ सकता है, तो उस पर हमारी जो होमोलिटिक क्लीवेज है वो बहुत आसानी से होगी। वही चीज लिखे है, ये बोल रहा है वीकर द बॉन्ड आर मोर लाइकली टू अंडरगो द होमोलिटिक क्लीवेज। जितना आसानी से हमारा बॉन्ड तोड़ने लायक होगा, जितना आसानी से हमारा बॉन्ड वीक होगा, उतनी ही आसानी से हम उस बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये बोल रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम ज्यादा इजिली ब्रेक कर सकते हैं कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। इसको भी समझाती हूँ। देखो कार्बन एंड कार्बन एक बॉन्ड है, कार्बन एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड है। ओके, दोनों ही बॉन्ड में जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब चीज आती है कि अगर मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो देखो जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स 2.55 होती है, तो इसकी भी 2.55 होगी, इसकी भी 2.55 होगी। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बना है, तो ये आपकी 2.2 के अप्रॉक्स होती है। तो अब आप देखिए यहाँ पे दोनों ही कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बराबर है, तो ये बॉन्ड आपका सेंटर पर लगा हुआ है। दूसरे वाले केस में आप देखो कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता है, जिस वजह से हम इसमें कोई पोल वगैरह नहीं बनाते कि इसमें मैंने नेगेटिव इसमें मैंने पॉजिटिव बना दिया। लेकिन ज्यादा नहीं होता, पर है तो सही। कार्बन के पास नेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये 2.55 है, ये 2.2 है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से क्या होंगे, कार्बन की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, ज्यादा नॉन पोलर है, और ये आपका ज्यादा क्या है, पोलर है। जिस वजह से ये ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू, देखो पोलर बॉन्ड आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू दिस। तो ये बॉन्ड आपका नॉन पोलर है,
एज कम्पेयर, देखो यहाँ पे भी आप समझ रहे हो, यहाँ पे भी हमको ज्यादा पोल नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं कि मैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दूं और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ना डायरेक्टली लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में नेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, ये 2.55 है, ये 2.2 है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई हेलोजन होता तो यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता, क्योंकि उनकी वैल्यू 3 पॉइंट में होती है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी है। अगर मैं सीसी के साथ, कार्बन कार्बन के साथ कंपेयर करूं इसके साथ, फिर भी यहाँ पर कोई डिफरेंस है, जिस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि ये आपका नॉन पोलर है एंड ये आपका पोलर है। और नॉन पोलर आपके ज्यादा वीकर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसे ब्रेक करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। समझ में आया? ये एग्जांपल्स आपने ऐड करने एग्जाम में। ओके, समझा मैं दे रही हूँ, अब आप कर सकते हैं। ओके, सेकंड है नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का नेचर कैसा होगा? तो ये बोल रहे बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंडरगोज अ होमोलिटिक क्लीवेज। तो यही बात तो अभी मैंने बोली कि अगर कोई बॉन्ड आपके ऐसे एटम के बीच में बना है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है मतलब आपकी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज ही होगा, क्योंकि उस केस में आपका बॉन्ड कैसा है? पोलर है। पोलर है मतलब वीक है मतलब होमोलिटिक क्लीवेज। तो आप ये वाला एग्जांपल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे इन्होंने Cl2 का एग्जांपल दिया, Cl2 क्लोरीन की इन्होंने बात की है, तो देखो क्लोरीन हेलोजन है, लेकिन दूसरा भी तो इसके साथ क्लोरीन ही है, तो जितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेंटर पे। यहाँ भी है इतना तगड़ा जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो सेम पावर वाला यहाँ भी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंटर पे है। तो इस केस में कोई पोल्स नहीं बने, यहाँ पे कोई पोल्स नहीं बने, तो ये बॉन्ड आपका कैसा हुआ? नॉन पोलर। और इस केस में जो हमारी क्लीवेज होगी वो कैसी होगी? होमोलिटिक होगी। तो वही बात इन्होंने बोल रखी है कि अगर आपको सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पे क्लीवेज आपकी कैसी होगी? होमोलिटिक ही होगी। कितना आसान था। थर्ड पॉइंट है एनर्जी इनपुट। एनर्जी इनपुट वाली बात भी मैंने करा दी। मैंने आपको जैसे बोला था कि अगर श्योरिटी चाहिए कि होमोलिटिक ही क्लीवेज होनी है, तो याद रखना रिएक्शन कंडीशन में आपको एनर्जी, रेडिएशन, लाइट वगैरह गिवन होगी। वही चीज ये बोल रहा है कि अगर आपके पास क्या है, आप होमोलिटिक क्लीवेज कराना चाहते हो, तो एक फैक्टर ये है कि आपके पास अगर प्रॉपर हीट, प्रॉपर यूवी लाइट वगैरह होगी, तो ये प्रमोट करता है होमोलिटिक क्लीवेज को। मतलब होमोलिटिक क्लीवेज करानी है तो आपके पास प्रॉपर हीट, यूवी रेडिएशन, फोटोन्स एंड ऑल होनी चाहिए, तभी आपकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। जैसे बोला Cl2 को आप ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप यूवी लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2, मतलब क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो अगर आप इसे कराना चाहते हो तो रिएक्शन कंडीशन में आपको लाइट, हीट वगैरह लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये एक फैक्टर है जो इस होमोलिटिक क्लीवेज को अफेक्ट करता है। अगला क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आपका कितना ज्यादा स्टेबल है? तो देखो ये होता क्या है ना, जितना, अगर मैं बोलूं मैंने कोई रिएक्शन कराई है, उसके बाद मुझे रेडिकल्स मिले, अगर मेरे रेडिकल जितने ज्यादा स्टेबल होंगे ना, उतना ही ज्यादा मेरा होमोलिटिक क्लीवेज होगा। मतलब प्रोडक्ट, आप ऐसा होता है ना, कोई रिएक्शन करा रहे हैं और प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मेरा जितना ज्यादा स्टेबल है, मतलब जितना अच्छा मुझे प्रोडक्ट अगर मिल रहा है, उतनी ही फास्ट मेरी रिएक्शन होगी। वही चीज है, ये वाली जो होमोलिटिक क्लीवेज हम कराते हैं, इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? इसमें हमारा प्रोडक्ट बनता है रेडिकल। तो अगर मैं बोलूं ये जो रेडिकल है वो मेरे स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबल मतलब जितना अच्छा मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, जितने स्टेबल मेरे प्रोडक्ट बन रहे हैं, उतनी ही फास्टर मेरी रिएक्शन होगी, यानी कि उतना ही जल्दी मेरा होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहा है, देखो ना, जो रेडिकल्स होते हैं वो तो वैसे भी अनस्टेबल होते हैं। मैंने रीजन बताया, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये ट्राई करता है किसी के साथ जुड़ना, तो होते तो ये अनस्टेबल है, लेकिन कुछ फिनोमिना जैसे रेजोनेंस, जैसे हाइपर कंजुगेशन, ये इनको क्या करता है? फेवर करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए ये बोल रहा है बेंजाइल रेडिकल। बेंजाइल रेडिकल आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये बेंजाइल रेडिकल को ही आप ले लो, ये बोल रहा है ये तो रेडिकल ही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका अनस्टेबल है, लेकिन इसको स्टेबल कौन करता है? इसको स्टेबल करता है ये फैक्टर जैसे रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। तो अगर ये स्टेबल है, तो इसके लिए जो यहाँ पे क्लीवेज हुई होगी वो बहुत अच्छी हुई होगी, ठीक है, क्योंकि जितना स्टेबल प्रोडक्ट उतनी अच्छी आपकी क्लीवेज। तो ये था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का। तो होप ये चीज आप समझे होंगे कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होती है, कैसे लिखना है, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड देन लास्टली फैक्टर्स अफेक्टिंग। ओके, तो ये होमो की बात हो गई। अब देखो सेम चीज हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की पड़ता है, सेम टू सेम है। ओके, देखो हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की डेफिनेशन बताऊं तो क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज
कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें भी तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को ही ब्रेक करेंगे, लेकिन अब बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो इवनली नहीं होगा, अब कैसा होगा, अनइवनली। अनइवनली मतलब अनइक्वली बॉन्ड क्लीव होगा। कैसे होगा ये बोल रहा है, इसमें क्या होगा, वन एटम जिसमें से एक ही एटम वो क्या करेगा, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, और क्योंकि वो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है तो एट द एंड हमको जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्म में क्या देखने को मिलेंगे, आयंस देखने को मिलेंगे। और इसको देखो, हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा। अब इसको मैं डेफिनेशन को और एक्सप्लेन करती हूँ बाय रिप्रेजेंटेशन, ऐसे आपने करना है। हमने बोला हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड था जो कि ए एंड बी के बीच में बना हुआ था। ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ था। अब जब भी हम हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं तो जैसे मैंने ऊपर भी बोला था, अब यहीं पे बता देते, देखो होमो के केस में मैंने बोला था कि हमारा बॉन्ड कैसा होना चाहिए, हमेशा नॉन पोलर होना चाहिए, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे दो एटम के बीच में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे बॉन्ड हमारा कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, यानी कि दोनों एटम्स के बीच में एक अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ए और बी है और मैं बोल रही हूँ कि सपोज के लिए देखिएगा, ऐसे एग्जाम में करना है, ओके। मैं बोल रही हूँ कि बी जो है वो हमारा क्या है, आप इसे लिख भी सकते हैं प्रॉपर, कि हमारा जो बी है वो एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या है, एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये आपका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो ऑब्वियस सी बात है बी के पास वो टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। तो आपने एरो कैसे बनाना है, आप एरो बनाएंगे, ए एंड बी ने बॉन्ड बनाया और एरो जाएगा सेंटर से, यानी कि यहाँ से बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ, बी में। और क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारे पास जो एरो जाएगा वो फुल्ली एडेड एरो जाएगा, कि दोनों साइड से हमारा हेड है एरो में, ओके। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि क्योंकि बी आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसने क्या किया, जो दोनों सेंटर पे इलेक्ट्रॉन थे उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बी की ओर अट्रैक्ट हो चुके हैं तो हमको क्या ऑब्जर्व होगा कि बी के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो बी अपनी सराउंडिंग में क्या फील करेगा कि भाई इसके ऊपर नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर नेगेटिविटी, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो उससे दूर चला गया तो इसे पॉजिटिविटी फील होगी, तो ए के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही फाइनली बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपको ए एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड बी एज अ नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इनको हम क्या बोलते हैं, आयंस। और अगर इन आयन को पर्टिकुलर नाम दोगे तो ए को हम क्या बोलेंगे, कैटायन, और बी को हम क्या बोलेंगे, हमारा एनायन। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमने ये चीज यहाँ पर को प्रॉपरली जो डेफिनेशन था उसको हमने प्रॉपरली कहाँ दिखा दिया, रिप्रेजेंटेशन में। तो पूरी जो डेफिनेशन है वो पूरी प्रोसेस को ही इंडिकेट कर रही है। दोबारा बोल रही हूँ, हमने बोला हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, ऐसी क्लीवेज जिसमें जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड था वो हमारा अनइवनली ब्रेक करता है, मतलब जो बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे एक ही एटम के ऊपर शेयर हो जाती हैं। और आफ्टर क्लीवेज, आफ्टर ब्रेकडाउन हमको किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ओके। अगली चीज आती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक। सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर, सुनिएगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये बोल रहा है, इन दिस टाइप ऑफ अ बॉन्ड क्लीवेज वन एटम रिटेन बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये चीज तो बोला, इस टाइप की क्लीवेज में हमारा एक ही एटम दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है, आयंस का। एक आयन होता है कैटायन, एक होता है एनायन, जो ऊपर अभी मैंने बताया, ओके। दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये बोल रहा है कॉमन एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये चीज भी मैंने बता दी थी कि ये जो केस होता है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में देखने को मिलता है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज नीचे एग्जांपल भी अभी मैंने बताया था, वो चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वरना इतना भी इनफ है, ओके। थर्ड क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड पोलर सॉल्वेंट टू स्टेबलाइज आयन। अब भाई देखो, मैंने बोला रेडिकल आपके अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो चाहेंगे कि भाई कैसे ना कैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन मिले और मैं बॉन्ड बनाऊं। सेम चीज यहाँ भी होती है, यहाँ भी तो आयंस हैं। आयन जैसे ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है यानी कि ये फील कर रहा है कि भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। बी बोलेगा भाई मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं भी तो स्टेबल नहीं हूँ, कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये भी दोनों भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। ये भी आपके अनस्टेबल ही है एज अ रेडिकल, जैसे रेडिकल था वैसे ये भी आपके अनस्टेबल है। लेकिन रेडिकल को स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता था किसी सॉल्वेंट के थ्रू, वहां पे फिनोमिनाज यूज होते थे जैसे रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन। लेकिन इन आयन को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलर सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मैंने ये तो मेरे आयंस हैं, अब मैंने इसके लिए सॉल्वेंट लिया वाटर। हमको पता है भाई वाटर हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि वाटर में पोल बनते हैं, एक H पॉजिटिव आयन बनता है, एक OH नेगेटिव आयन बनता है। अब इन दोनों को स्टेबलाइज करना था तो मैंने सॉल्वेंट लिया वाटर। मैंने देखा कि वाटर के पास जो H पॉजिटिव आयन है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैंने इसको कौन सा आयन दे दिया, बी नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे। तो पॉजिटिव को नेगेटिव मिला तो ये दोनों ही स्टेबल हो गए। बी ने बोला मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आप ले लो,
H ने बोला मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम मुझे दे दो। तो B और A ने क्या बना दिया, बॉन्ड। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, इन्होंने बॉन्ड बना दिया। अब OH के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, A ने बोला मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव इन्होंने भी मिलके क्या बना दिया, बॉन्ड। तो अब देखो पहले जो आयनिक स्पीशीज थी अब वो न्यूट्रल हो गई। अब न्यूट्रल हो गई मतलब अब ये क्या हो गई, स्टेबल हो गई। तो वही चीज बोल रहा है कि इनको स्टेबलाइज करने के लिए इन आयन को हमको पोलर सॉल्वेंट्स की जरूरत होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देखिए लास्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो देखो ये वीडियो भी मैंने अभी दोबारा रिकॉर्डिंग की, फिर वो रिकॉर्डिंग खराब हो गई, डिलीट हो गई, उसमें वॉइस नहीं आ रही है। अभी थर्ड टाइम मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो छोटा सा है, ध्यान से सुनेगा। अब हमने लास्टली पढ़ना है कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आपको ये जो 4 पॉइंट है, जो 4 फैक्टर्स हैं, वो आसानी से समझ जाएंगे। वैसे सबके नीचे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, लेकिन अब जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ उनको भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर को ना 3 टाइप के बॉन्ड के बारे में बता रही हूँ, तीनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सपोज करो हम एक कोवेलेंट बॉन्ड लेते हैं जो कि कार्बन एंड कार्बन के, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बनाता है, जो कि हमारे किसके बीच में बना हुआ है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में बना है। तो हमको पता है ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरा मैंने कार्बन के साथ तो बनाया, लेकिन किसका, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्ड बनाया है। एंड थर्ड मैंने कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में बनाया। अब देखो पहला वाला जो बॉन्ड है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि सबके सब क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बना। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बना। इस केस में एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक क्लोरीन ने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिया, और बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना। तो तीनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, लेकिन अगर मैं देखूं तो पहला वाला जो केस है वो केस ऐसा है कि ये जो मेरा बॉन्ड है वो कोवेलेंट तो है, लेकिन ये एक टाइप का नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। बिकॉज आपको पता है इनमें जो दोनों ही एटम है, जो आपके बॉन्डेड एटम है, वो उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.55। तो ये वाले कार्बन की भी 2.55, यानी कि जितना आपका पहला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा उतना ही दूसरा कार्बन भी खींचेगा। तो दोनों चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन आपके सेंटर पे रहेगा। सेंटर पे रहेगा तो कोई भी पोल्स यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। तो इस केस में ऐसे ही बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ये एक टाइप के नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और अभी हमने पढ़ा हुआ था कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो इसको यहाँ पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने दिखा दिया। ओके, दूसरे केस में कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात मैं अगर करूं तो देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 होती है और हाइड्रोजन की अप्रॉक्स 2.2 होती है। तो देखो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, लेकिन बहुत ज्यादा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि जो सेंटर पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ था बॉन्ड, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर पे थे, वो अब सेंटर पे नहीं रहेंगे, वो थोड़े से आपके कार्बन की क्लोज चले जाएंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से जनरली हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड में पहले से ही पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का अगर जो ये बॉन्ड है, अभी देखो इसके साथ कंपेयर कराते हुए दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो कार्बन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55, और आप अगर क्लोरीन की देखोगे तो क्लोरीन की कितनी होती है, 3.16। तो देखो इन दोनों में अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिस वजह से ये जो सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपके क्लोरीन की ओर तो जाएंगे, लेकिन एक ग्रेटर एक्सटेंट तक जाएंगे, मतलब क्लोरीन की बहुत ज्यादा क्लोज चले जाएंगे। जिस वजह से क्या होगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, जिस वजह से क्या होगा, अगर मैं ये वाला केस दिखाऊं आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन का, देखो ये है कार्बन एंड हाइड्रोजन का, ये है कार्बन एंड क्लोरीन का। कार्बन एंड हाइड्रोजन में जो सेंटर पे जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे थे, अब वो कह सकते थोड़े से कार्बन के क्लोज तो आ चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आए हैं। जिस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को कभी भी हम पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव से नहीं दिखाते। ऐसा जरूर है कि यहाँ पर को थोड़े पोल्स जनरेट हुए हैं, तो बॉन्ड यहाँ पर जो क्लीव होगा वो हेट्रोलिटिक होगा, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज जरूर टूटेगा, ये आयंस के बीच में जरूर टूटेंगे। लेकिन दूसरे वाले केस में अगर आप देखोगे तो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिस वजह से क्लोरीन के जो सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के बहुत ज्यादा क्लोज चले जाते हैं, जिस वजह से क्लोरीन को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है, बिकॉज ये इसके बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जिस वजह से इसके ऊपर नेगेटिविटी आती है, तो हम बोलते हैं इसे क्या फील हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगता है, लेकिन इस केस में कोई भी पार्शियल चार्जेस जनरली नहीं लगते हैं। और यहाँ पे भी बॉन्ड की क्लीवेज अगर हेट्रोलिटिक होती है तो कार्बन पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव आपका टूटता है। तो इसमें मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, बताना ये चाह रही हूँ कि भाई ये
ये बॉन्ड तो नॉन पोलर था, लेकिन ये दोनों ही बॉन्ड आपके कैसे हैं, कोवलेंट हैं और कैसे हैं, पोलर हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे पोलैरिटी तो आपको पता चलेगा कि जो सेकंड है इसकी पोलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट, बिकॉज सेकंड वाले केस में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, जिस वजह से इसमें पहले से ही हम लोग चार्ज इंडिकेट कर रहे हैं और इसमें नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, पोलैरिटी की स्ट्रेंथ है, यही हमारे फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। तो देखिए पहला फैक्टर इसने लिखा हुआ है कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी या नहीं होगी, इसके लिए पहला फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड। तो ये बोल रहे हैं मोर पोलर द बॉन्ड आर लाइक टू अंडरगोज अ हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ये बोल रहे जितना ज्यादा पोलर आपका बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी। अगर मैं 3 एग्जांपल को कंसीडर करूं तो कार्बन एंड कार्बन तो नॉन पोलर है, इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी ही नहीं। लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड क्लोरीन को कंपेयर करोगे तो दोनों ही आपके पोलर बॉन्ड हैं, लेकिन क्योंकि कार्बन एंड क्लोरीन की पोलरिटी ज्यादा है तो इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने के चांसेस इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। वही चीज यहाँ पे इसने लिखी हुई है कि HCl जो है वो डिसोशिएट करता है H पॉजिटिव एंड Cl आयन में, क्योंकि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में क्या होता है, एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाइड्रोजन का कितना है 2.2, क्लोरीन का कितना है 3.16। तो देखो इतना ज्यादा पोलरिटी होने की वजह से, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे पोलरिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और पोलरिटी ज्यादा होने की वजह से हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की आपकी बोल सकते हो टेंडेंसी, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वही चीज लिखा है, ये पहला फैक्टर है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई पोलरिटी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही तो होती है। तो वही चीज इसने यहाँ लिखी हुई है, ये बोल रहे ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा आपकी हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने के चांसेस हैं। और भाई ये चीज तीनों एक के साथ तो आ रही है, तीनों रिलेटिव तो करती हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपकी क्या होगी, पोलरिटी होगी, और जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी उतनी ही ज्यादा हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी। तो तीनों चीजें आपकी रिलेट कर रही है। पहला वाला जो फैक्टर था वो पोलरिटी एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज को ले जा रहा था, दूसरा वाला जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज को लेके जा रहा है। तो बस इसमें ये चीज बोल रखा है, जितनी ज्यादा आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतनी ही ज्यादा आपकी हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने की चांसेस है, जैसे कार्बन एंड क्लोरीन में। और अगर जितना कम, देखो कार्बन एंड कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बोल सकते हो जीरो था, तो यहाँ हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुई ही नहीं। तो ये आपका एक दूसरा फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बात मैंने ऊपर भी आपको बोला था, मैंने बोला आपके डिसोसिएशन के बाद, हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद आपको कैटायन एंड एनायन जरूर मिल रहे हैं, लेकिन ये कैटायन एंड एनायन जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना ही जल्दी आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। उतना ही जल्दी रिएक्शन मतलब उतना ही आपका फास्टर क्लीवेज आपका होगा। तो वही चीज लिखी है कि इसके लिए, इनको स्टेबलाइज करने के लिए जनरली हम लोग पोलर सॉल्वेंट की नीड रखते हैं। जितना अब हमारा पोलर सॉल्वेंट होगा उतनी जल्दी इनको ये आयंस को स्टेबलाइज करेगा और उतना ही प्रमोट करेगा ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज को। एग्जांपल यहाँ पर को वाटर एंड NaCl का दिया है, बाकी ऊपर भी मैंने आपको एग्जांपल क्लियर कराया था। इसके बाद लास्ट है स्टेबिलिटी ऑफ आयन। स्टेबिलिटी ऑफ आयन, वही चीज ऊपर वाला फैक्टर आ गया। स्टेबिलिटी ऑफ आयन मतलब जो चीज अभी मैंने बोली कि आपके जो आयन बने हैं आफ्टर हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ये जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतनी ही अच्छी आपकी हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी। मतलब एक क्लीवेज ऐसी है जिसमें मेरे जो आयन बने, कैटायन और एनायन बने, ये आफ्टर क्लीवेज स्टेबल हो रहे हैं, और दूसरी मेरी ऐसी क्लीवेज है जिसमें कैटायन एंड एनायन बने तो सही, लेकिन ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है, और इस केस में ये क्या है, स्टेबल है। तो कहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज ज्यादा प्रमोट की जाएगी, कहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज ज्यादा फेवर में आएगी, वो होगा पहला वाला केस। क्योंकि इस क्लीवेज के बाद जो आयन हमारे बनेगी स्टेबलाइज्ड है, ये आपके स्टेबल है, मतलब ये आपके खुश है, भाई बन गए आप खुश है, तो ये आपके यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो ज्यादा फेवर में आएगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बने वो हमारे अब अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है, इस वजह से यहाँ पे क्लीवेज आपकी ज्यादा प्रमोट नहीं होती है, ज्यादा यहाँ पर को फेवर में नहीं होती है। तो वही चीज लिखी है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन में ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल आयन फेवर्स द हेटेरोलिटिक क्लीवेज। जितना ज्यादा स्टेबल आपका आयन होगा उतना ही ज्यादा वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज को फेवर करेगा। एग्जांपल के लिए ये बोल रहा है, जैसे कार्बोकैटायन आपके बने हैं किसी, ये तो आपका कैटायन है, कार्बोकैटायन मतलब जब कार्बन कैटायन कैरी करेगा उसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। ये अगर बन रहा है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो फेवर में आ रही है। ओके, इतनी
चीज क्लियर आई। बस ये हमारे 4 फैक्टर्स थे। होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये लेक्चर मैंने 3 बार बनाया है, तब जाके ये फाइनली बना हुआ है। तो मैंने ट्राई किया आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊं। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा भी होगा। अगर आपकी साइड से कोई फीडबैक है तो प्लीज जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर इम्प्रूव करूंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे लेक्चर, मेरे लेक्चर जनरली काफी लेंथी रहते हैं, बीएससी है फिर भी मेरे लेक्चर थोड़े लंबे हैं। मैंने ट्राई किया था कि मैं बहुत छोटे छोटे लेक्चर बनाऊं, इसलिए ये काफी लंबे हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर ऐसे ठीक है या फिर मैं इसको थोड़ा छोटा करूं, बिकॉज मैं ना हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीजों को भी आपको क्लियर करूं, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको यही चीजें रिपीट, आपके दिमाग में खुद ही ये चीजें रिकॉल होगी, तो आप कभी भी अपने आंसर्स गलत नहीं करेंगे, जैसे मैं मास्टर्स में करवाती थी। ओके, तो कोई भी फीडबैक होगा तो प्लीज आप अपने साइड से बताइएगा। अभी इस लेक्चर को यहाँ पर फिनिश करते हैं। अगर लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।